आज एक हॉनेस्ट सवाल, 2026 में जब एआई खुद कोड लिख रहा है, चैट जीपीटी एप्स बना रहा है और नो कोड टूल्स मार्केट में फ्लड कर रहे हैं, ऐप डेवलपर बनना आज भी एक स्मार्ट डिसीजन है या नहीं? क्या ऐप डेवलपमेंट सर्वाइव करेगा 2026-2027 तक, या फिर एआई फ्लटर को रिप्लेस कर देगा? क्या फ्रेशर्स के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट टूल्स लाइक फ्लटर डेड है? और अगर आप ऑलरेडी ऐप डेवलपर हो तो आपको कौन सी स्किल्स को ऐड करना चाहिए टू स्टे रिलेवेंट इन 2026? इस वीडियो में हम सिर्फ रोड मैप नहीं डिस्कस करने वाले, हम बात करेंगे रियल ट्रुथ की। ऐप डेवलपमेंट विद एआई का फ्यूचर क्या है? जॉब सीन्स इन 2026 कैसा होगा? कौन से टूल्स, फ्रेमवर्क्स या फिर एआई वर्कफ्लोज को आज से ही आपको सीखना चाहिए? एक बिगनर से लेके प्रो ऐप डेवलपर तक का एग्जैक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए? तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहता हूँ। आज 2026 के टाइम पे चैलेंज ये नहीं है कि ऐप डेवलपमेंट में कैसे स्किल्ड होना है, रियल चैलेंज है इंडस्ट्री रेडी ऐप डेवलपर कैसे बना जाए। कंपनीज आजकल ये देख रही है कि क्या आप रियल वर्ल्ड ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं, क्या आप एआई टूल्स के साथ काम कर सकते हैं, क्या आपका कोड स्ट्रक्चर और थिंकिंग प्रोडक्शन लेवल है। इसीलिए हम ऐप डेवलपमेंट को एक स्किल नहीं, एक करियर पाथ की तरह ट्रीट करते हैं। इसी माइंडसेट के साथ WS क्यूबटेक ने डिजाइन किया है एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो, आप 13+ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हो, जैसे व्हाट्सएप स्टाइल यूआई, एडवांस एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, चैटबॉट एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन और भी मल्टीपल प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस। सब कुछ 100% प्रैक्टिकल होता है। डेली लाइव क्लासेस, मेंटर के साथ रियल टाइम डिस्कशंस, एआई टूल्स के साथ डेवलपमेंट वर्कफ्लोज और वो प्रॉब्लम जो एक्चुअली इंडस्ट्री में आती है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ऐप बनाना नहीं, जॉब के लिए रेडी होना भी सिखाया जाता है। रिज्यूमे का प्रॉपर रिवैम्प, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन फॉर विजिबिलिटी, GitHub mastery so that your work speak for itself, strong portfolio building एंड इंटरव्यू के लिए पिक्चर परफेक्ट प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात, अगर 2026 में आप सिर्फ एक लर्नर नहीं, एक कॉन्फिडेंट ऐप डेवलपर बनना चाहते हो जो इंटरव्यूज के साथ रियल प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सके, तो ये मेंटरशिप इसी पर्पस के लिए बनाई गई है। सो अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब रोड मैप पे आते हैं और समझते हैं 2026 में ऐप डेवलपमेंट का सही पाथ क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जर्नी रहेगी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है ना, वो है ऑप्शंस। मेक योर चॉइस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेक योर चॉइस। अब आप कहना क्या चाहते हो? देखो भैया, अगर आपने ऐप डेवलपमेंट को पिक कर लिया है तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर ही ना बहुत सारे ऑप्शंस और भी है। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज नेटिव डेवलपमेंट। Second option is hybrid development, and the third option is जो मार्केट में अभी बूस्ट हो रहा है, that is your cross platform development. So you have to pick from these three things. मैंने इसको लाइट कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट करे। So these are the three ones जो आपको मिलती है जब आप ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हो। तो पिक करो कि आपको नेटिव के साथ जाना है, आपको हाइब्रिड के साथ जाना है, या आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ जाना है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, और आपको कोई भी पहले का प्रीरिक्विजिट कोई नॉलेज नहीं है, चाहे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप फ्रेशर हो, मतलब यू हैव जीरो नॉलेज इन प्रोग्रामिंग फील्ड, आप प्रोग्रामिंग फील्ड में या डेवलपमेंट की फील्ड में पहली बार आ रहे हो, तब आपके लिए किसको पिक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, इसमें आप किसी को भी पिक कर सकते हो। फिर आप नेटिव के साथ भी जा सकते हो, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ भी जा सकते हो, आप हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हो। अब मेरा पर्सनल जो, अगर आप पूछोगे कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या पिक करते, तो मैं मार्केट का ना केओस देखता। आप कहोगे यार इससे तो बचना था तुमको, बट मैं देखूंगा तो सही ना कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, मैं इंडीड पे जाऊंगा, मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखूंगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है नेटिव डेवलपर्स की। नेटिव डेवलपर्स में आएंगे हमारे एंड्रॉइड डेवलपर्स, ठीक है। नेटिव में क्या हो जाएगा? नेटिव में हो जाएगा एंड्रॉइड एंड iOS। तो अगर हम स्पेसिफिकली मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात करें एप्लीकेशन के अंदर, तो दीज आर दी टू मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके बिहाफ पे आपके मोबाइल चलते हैं। तो इन्हीं पे ज़्यादातर एप्लीकेशंस बन रही होगी। तो या तो एंड्रॉइड डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी या iOS डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी।
तो इस सिनेरियो में इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप एंड्रॉइड के साथ जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आप iOS के साथ कर सकते हो। अब मैं आपको बोलता हूँ, समझना है चीज को बहुत अच्छे से। अगर आपको शुरुआत करनी ही है नेटिव के साथ में तो एंड्रॉइड के साथ कर सकते हो, बट थोड़ा सा अगर आप अलग डायरेक्शन में सोचो तो वो डायरेक्शन है iOS। अब उसका मैं रीजन बताता हूँ। थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है क्योंकि आपको मैक चाहिए रहता है iOS डेवलपमेंट के लिए, बट एक बार का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। आप रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं एंड फिर अपनी एप्पल की जर्नी, आईफोन डेवलपमेंट की जर्नी किक स्टार्ट कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आज के टाइम में बहुत कम डेवलपर्स हैं नेटिव में भी वैसे ही कम हो गए हैं आज के टाइम में। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, बट नेटिव की अगर बात करते हैं और नेटिव में ही जाना है तो उस सेगमेंट में भी मैं आपको कहूंगा कि iOS के साथ आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। उसका रीजन है क्योंकि इसमें डेवलपर्स हैं कम। जब जहां डेवलपर्स कम होते हैं वहां पे हाइक जो मिलती है ना, जो सैलरीज मिलती है वो ज्यादा मिलती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी एंड्रॉयड में है। क्योंकि एंड्रॉयड में रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, लोग भी अराउंड अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको, तो जो हाइक मिलती है वो भी बराबरी है। यहाँ पे लोग कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट इज देयर, तो कम लोगों में रिक्वायरमेंट ज्यादा होने से क्या होती है? वैल्यू क्रिएट होती है। क्या अगर लोग कम है, डेवलपर्स कम है और रिक्वायरमेंट उतनी है तो उसको मैच करने के लिए फिर क्या किया जाएगा? यू कैन मेक एन चॉइस, क्या मुझे ये पैकेज चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है यार, क्योंकि और कोई डेवलपर्स ही नहीं है, इतने डेवलपर्स ही नहीं है आपके लेवल के, तो ठीक है फिर इस पैकेज पे हम डन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एंड्रॉइड में अगर आप उसके कंपेरिजन में जाओगे तो आपको और ऑप्शंस कंपनीज को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चूज ही करना है नेटिव में तो गो विद दी आईफोन। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको चीजों को पिक करना चाहिए। बट अगर आपको पहले से नॉलेज है, एंड्रॉइड आपको एक्साइट करता है और एंड्रॉइड में आपको बेस आइडिया है, तो फिर एंड्रॉइड के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी चॉइस बताता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो आज के टाइम में मैं क्या चूज करता? आई वुड हैव गॉन विद द क्रॉस प्लेटफॉर्म। वाई क्रॉस प्लेटफॉर्म? बिकॉज अभी ऐप मार्केट का राइज होने का वन ऑफ द मेन रीजन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है इसमें। आपको अलग से एंड्रॉइड के लिए, आईफोन के लिए, वेब के लिए, डेस्कटॉप के लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप इसके द्वारा एप्लीकेशन बना के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। एंड इसी वजह से आप देखोगे कि एंड्रॉइड में यूज आने वाली कॉटलिन और iOS में यूज आने वाली स्विफ्ट, ये दोनों ही लैंग्वेज बनाने वाले अब इस पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम इनको मल्टी प्लेटफॉर्म बना सके। इसका कंपटीशन, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जो मार्केट में आया और बूम करने लगा, उसका मेन रीजन था फ्लटर इन 2019। तो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं फ्लटर के, 2000 इसमें सबसे जो मेन कॉम्पिटिटर वाज रिएक्ट नेटिव, जो 2015 में फेसबुक ने लॉन्च किया। 2019 तक आते आते एक तरह से आप देख सकते हो कि आउटडेटेड ही हो गया, अपडेट्स आना ही बंद हो गई। बट अभी आप देखो कि रिएक्ट नेटिव फिर से 10 टाइम्स ज्यादा एक्टिव हो चुका है मार्केट में, क्योंकि उसने नीड देख लिया कि यार क्रॉस प्लेटफॉर्म की मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने लोग इस फील्ड में स्विम करने जा रहे हैं। अभी तो बहुत अर्ली टाइम है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बूम कर रहा होगा और उस समय आधे से ज्यादा डेवलपर्स ऐप डेवलपमेंट के अंदर फ्लटर में या क्रॉस प्लेटफॉर्म में ही अपना करियर बिल्ड कर रहे होंगे। तो जो अभी आपको एंड्रॉइड में मिलता है वो सेम आपको आने वाले समय में फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपको नेटिव के साथ ही जाना है तो यू कैन गो विद द नेटिव, तो उसमें आप एंड्रॉइड से बेटर ऑप्शन है कि गो विद द iOS। बट अगर कोई भी क्लियरिटी नहीं है बट आपको ऐप डेवलपमेंट की जर्नी को किक स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विद द क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। मतलब बेस पार्ट आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, फिर इनका हल्का हल्का आइडिया आपको लेना ही पड़ेगा जब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड उन लोगों के लिए ऑप्शन अच्छा है जो पहले से जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, वेब के अराउंड उन्होंने एप्लीकेशंस बिल्ड कर रखी है एंड दे वांट टू नाउ स्विच इनटू ऐप डेवलपमेंट, तो वो अपनी जर्नी को इधर से इग्नाइट कर सकते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शंस बना दिए। इफ यू आर अ फ्रेशर, आपको कोई भी प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं है, तो यू कैन गो विद द क्रॉस प्लेटफॉर्म। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ऑफ द ऐप डेवलपमेंट, बेसिक आइडिया है एंड्रॉइड का, नेटिव डेवलपमेंट का, तो यू कैन किक स्टार्ट योर जर्नी विद द एंड्रॉइड ऑल्सो। कुछ ऐसे पीपल्स के माइंडसेट में भी होता है कि यार नेटिव जो है ना वो स्टेबल रहता है, नेटिव में हम बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और कई कंपनीज मार्केट में अभी भी, मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ कि अभी भी 75% ऑफ द एप्लीकेशन जो है ना बिल्ड की जा सकती है यूजिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म। बट अभी भी 20 to 25% ऐसे ही एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर कंपनीज के पास में, चाहे फिर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे फिर वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो उन एप्लीकेशंस के लिए अभी भी नेटिव ऐप डेवलपमेंट ही यूज किया जा रहा है।
चाहे तो फिर एंड्रॉइड, चाहे फिर वो iOS। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको नेटिव के लिए ही जाना है, यू आर क्लियर अबाउट इट, यू आर नॉट क्लियर, गो विद द क्रॉस। इफ यू आर क्लियर अबाउट इट कि आपको नेटिव के साथ किक स्टार्ट करना है, देन यू कैन मेक एन ऑप्शन बिटवीन एंड्रॉइड एंड iOS। अगर आपको एंड्रॉइड का पहले से आइडिया है तो आप एंड्रॉइड के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का आइडिया नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि आज के टाइम में आप आईफोन ऐप डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट है बट डेवलपर्स नहीं है। डेवलपर्स की जितनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अवेलेबिलिटी होती है ना, उतनी नहीं है, तो उससे अच्छा पैकेज मिलने का स्कोप आपको मिल सकता है, बट थोड़ा सा ही आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक मैक का सेटअप चाहिए। अगर आपको सीखना है आईफोन डेवलपमेंट तो यू मस्ट बी हैविंग एन मैक, ठीक है, मैक का सेटअप हो या मैक मिनी हो, तो एटलीस्ट आप मान के चलो कि 60,000 to 80,000 का बेयर मिनिमम। अगर आप रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड लेते हैं तब 10 to 20,000 का एक्स्ट्रा आपको प्राइसिंग आएगा, बट दैट इज नेग्लिजिबल इन टूडेज टाइम, बिकॉज अगर आप अच्छे से करते हो नेक्स्ट कमिंग 4 to 5 months अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ये सारी चीजें विल बी अ पार्ट ऑफ पास्ट। ओके, सो यू हैव टू थिंक ऑफ फॉर योर फ्यूचर। तो आप इसके लिए वेट मत करो। अगर आपने मन बना लिया और आपको इस फील्ड में जाना है, जो भी चीज आपकी लग रही है, एक बार के लिए आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको यूज कर सकते हो, एंड देन इन कमिंग मंथ्स आफ्टर योर जॉब यू वुड डेफिनेटली बी पेइंग ऑफ दोज ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप कि यार आप चूज कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको हेड स्ट्रांग रहना है, बट पिक तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस नॉइज को ही अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी नॉइज एक्चुअल में सॉलिड है और कौन सी नॉइज सिर्फ ऐसी है कि यार बोलने में तो अमिताभ बच्चन जैसी है, लेकिन जब एक्चुअल में बात आती है तो एकदम सुरीली सी आवाज निकल जाती है, बट एक्चुअल में जब बात आती है तो उसकी आवाज एकदम से फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे फ्लॉप वाले वॉइस को पिक नहीं करना है। नॉइज बहुत सारी, लेकिन वो देखनी है कौन सी एक्चुअल सॉलिड नॉइज कर रहा है, एंड उस नॉइज को पकड़ो एंड जर्नी को किक स्टार्ट करो। ये स्टेप हो जाने के बाद में, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप हो जाने के बाद में कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड स्टेप, दैट इज लैपटॉप और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब आप कहोगे यार ये बहुत जरूरी है क्या? अरे भैया बहुत क्या, सबसे जरूरी है, क्योंकि सिस्टम और लैपटॉप के बिना सारी चीजें हवा में ही चल रही है। अगर आपके पास में एक प्रॉपर सिस्टम या लैपटॉप नहीं है तो आज ही इसके बारे में कंसर्न हो जाओ और एक अच्छा लैपटॉप, अच्छा सिस्टम ले लो। कोई जरूरी नहीं कि आप नया लो। हमेशा एक चीज याद रखना कि आपके लिए ना आपके पेरेंट्स ने बहुत किया है, ठीक है, एंड अब आपके दिमाग में वो चीज चल रही होगी, आप भी उनके लिए बहुत करना चाहते हैं। दिस इज द टाइम कि आप ये सोचो, ये ना सोचो कि यार नहीं यार आवर पेरेंट्स कैन अफोर्ड, हम तो उन पे प्रेशर डालेंगे, तो वो एडिशनल प्रेशर मत डालो, ठीक है। अगर आपका काम सस्ते लैपटॉप से भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, अगर सस्ती ब्रांड तो नहीं कहूंगा मैं, बट आप रिफर्बिश्ड या फिर सेकंड हैंड ले सकते हो। ब्रांड से, स्पेसिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 10,000 अगर एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं तो गो फॉर इट। ये आने वाले समय में जो आपके हर्डल्स आएंगी ना, उनसे कहीं गुना बेटर ही है आज 10,000 देना। यूँ नहीं कि रैम कम ले लेते हैं फिर बाद में वो दिक्कतें बढ़ जाती है, बट बेयर मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाई फाई जाओ कि यार मैं तो लूंगा तो ये हाई फाई लैपटॉप ही लूंगा, नो, या ये सिस्टम ही लूंगा, नो, कोई जरूरी नहीं है। इफ यू हैव दैट अमाउंट यू कैन अफोर्ड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एडिशनल प्रेशर बन जाएगा, बिकॉज हम सभी को पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है डेली बेसिस पे घर को चलाना, ठीक है। सो इफ इट गेटिंग एन एडेड प्रेशर ऑन योर पेरेंट्स, डोंट डू दैट। जो बेयर मिनिमम है उसके लिए लड़ जाओ, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर नीड एंड दी वांट्स। डोंट गो फॉर दी वांट्स कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। चाहिए नहीं, रिक्वायर क्या है, एक्चुअल में जरूरत किसकी है, वो जरूरत वाले पे लड़ लो। एक्स्ट्रा अगर 2,000 भी लगा रहे हो और 1,000 भी लगा रहे हो, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। सो बी क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो यू कैन गो विद आइदर मैक ऑप्शन, मैक का ऑप्शन है और विंडोज का ऑप्शन है। देखो लैपटॉप भी चलेगा और आपके लिए सिस्टम भी चलेगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग है टू नो इज कि यार आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। तो अगर आप ट्रैवल करते हो, मतलब ट्रैवल इन द टर्म कि आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है, आपके पास में कैरी करने के लिए इजी टू गो जो ऑप्शन है वो आपका लैपटॉप है। सो मैं तो प्रीफर करूंगा कि अगर लैपटॉप है और उसमें अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो गो फॉर इट, ठीक है। कंपनीज में भी जब हम काम करते हैं ना, तो आधे से ज्यादा डेवलपर के पास में लैपटॉप्स ही प्रोवाइडेड होते हैं, और लैपटॉप आजकल के अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाते हैं, ठीक है। अब कॉस्टिंग की बात आती है तो डेफिनेटली 10 से 12,000 का फर्क जरूर आएगा। तो इफ यू आर गुड टू गो कि यार मुझे घर पे ही रहना है और मेरे को कहीं तो बाहर जाना है, अगर आप कॉलेज पर्सन हो, कॉलेज भी जाते हो, कॉलेज में अच्छा खासा फ्री टाइम मिल जाता है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर लैपटॉप होगा तो आप कॉलेज में ही आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर पाओगे। तो अगर इस टाइप का सिनेरियो है आपका तो गो विद द लैपटॉप।
अगर घर पे ही हो, 4 महीने पीछे पड़ जाना है इसके और काम करना है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, मतलब ज़्यादा कोई जाने वाना रहता नहीं, और जहाँ जाना रहता है वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं डेवलपमेंट करूँ, तब फिर घर पे ही रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तुम सिस्टम के साथ भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि ये इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। वन इज रैम, अनदर वन इज रोम या HDD, और SSD। आज के टाइम में काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं SSD को। सो फर्स्टली, रैम शुड बी एटलीस्ट 8 GB। देखो मैंने 2 GB, 4 GB, 6 GB सब पे डेवलपमेंट कर रखा है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज का जो विंडोज के वर्जन, जो आईफोन के मतलब मैक के वर्जन, जो भी सिस्टम पे आप चलाओगे, ठीक है, उनको जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, उनको खुद को ही 4 GB चाहिए रहती है। तो अगर आप ऐसा डेवलपमेंट करते हैं और उस रैम 4 GB रैम में उसको चलाएंगे तो काफी ज्यादा आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपको सिस्टम हैंग होता हुआ दिखेगा, कुछ भी थोड़ा सा मल्टीपल कर रहे हैं तब भी ऐसा नहीं कि 8 GB में नहीं होगा, 8 GB में कुछ टाइम के बाद होगा। तो उसमें आप बहुत स्मार्टली ऐसा काम कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को मत चलाओ। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होना चाहिए, आईफोन कर रहे हो तो सिर्फ एक्सकोड ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दिया है, VS कोड भी ओपन कर दिया, ब्राउजर भी ओपन कर दिया, ये काम भी हो रहा है वो काम भी हो रहा है, तो मल्टीटास्किंग होगी, रैम डिवाइड होगी। रैम इज योर रन टाइम मेमोरी, तो वो रन टाइम एलोकेशंस रहेगा, और वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके पास में कुछ और ऑप्शन नहीं होगा, तो कहीं ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे वो हैंग हो जाएगा। सो आपको उसको अवॉइड करना है, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम 8 GB रैम तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं रोम की। तो अगर आप थोड़ा सा स्टेप अप कर सकते हो तो गो विद दी SSD एटलीस्ट 256 GB एटलीस्ट, एंड बेस्ट ऑप्शन 512 GB। ठीक है, HDD फिर मत ही लो, ठीक है, अगर आप जा सकते हो तो, क्योंकि SSD में क्या फायदा होता है ना, आपकी बूटिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। आप जो भी मतलब एप्लीकेशंस यूज करोगे डेवलपमेंट के लिए, IDs को जो यूज करोगे, ऐप को जब चलाओगे, तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आप SSD में इंस्टॉल करने से वो आपके मेमोरी को प्रिजर्व ही रन टाइम में रखेगा। दिस इज द अमेजिंग थिंग ऑफ SSD। तो उससे इन सभी की बूटिंग स्पीड जो है ना वो फास्ट हो जाती है, तो आपकी जो डेवलपमेंट जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। सो इफ यू कैन गो विद द SSD, गो विद द 526 वन। कई लोग मैं देखता हूँ कि 128 GB SSD ले लेते हैं, नॉट वैल्यूएबल, दैट मच नॉट वैल्यूएबल। ठीक है, इतना वैल्यू नहीं क्रिएट करेगी। एटलीस्ट 256 हो तो मजा भी आए। ठीक है, 512 तक जा सकते हो तो बढ़िया बात है, और अगर ऑप्शन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है आपके लिए SSD, तो कोई जरूरी वाली बात नहीं है। तो उस सिनेरियो में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो उस सिनेरियो में आप एटलीस्ट 500 GB, 512 GB इसमें भी ले लेता हूँ, 512 GB का स्पेस आप HDD में ले लो, जो कि हमारा रोम होता है। ठीक है, एंड 1 TB के साथ भी जा सकते हो, बट कई लोग कहते हैं यार 1 TB के साथ जाओ, मैं कहता हूँ 1 TB नहीं, 512 में भी चलेगा, बट एटलीस्ट इसको एनी टाइम 200 GB फ्री रखना है। ऐसे नहीं कि आपने 1 TB ले लिया और जिस ड्राइव में आप अपना ID वगैरह सब सेटअप किए हो उसमें 50 GB ही फ्री है। ये मेमोरी भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती है जब आप सॉफ्टवेयर को चलाते हो, उस पर काम करते हो, टैब फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, तो एटलीस्ट 200 GB स्पेस फ्री होगी, तो आपका स्मूथ एक्सपीरियंस होगा डेवलपमेंट का। ठीक है, तो मैंने आपको बेयर मिनिमम सारी चीजें बता दी है। मैक में एक और चीज होती है, जैसे विंडोज में आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलता है ज्यादातर, आप AMD के साथ भी जा सकते हो, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बट इंटेल इज ऑल्सो गुड, AMD इज ऑल्सो गुड। इंटेल में कोशिश करो लेटेस्ट जेन वाला ले लो, लेटेस्ट जनरेशन, i5 i7 जो भी आप प्रोसेसर ले रहे हो लेटेस्ट वाला ले लो। और मैक में जा रहे हो तो अगर आपके पास में ऑप्शन है एंड यू कैन गो वन स्टेप फर्दर, और आपके पास में डिसीजन मेक करने के लिए आता है और आप कंफर्टेबल हो उसको परचेस करने के लिए, तो आप M1 M2 चिप्स जो एप्पल की सिलिकॉन चिप्स है ना उनको प्रेफर कर सकते हो। M1 M2 M3 M4 जैसे जैसे आप इनमें हायर जाओगे वैसे वैसे इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर रहेगी आपके लिए। एंड अगर आप मैक के ऑप्शन के लिए जा रहे हो और आपके पास में अच्छा खासा सिस्टम है और आप घर पे ही डेवलपमेंट करने वाले हो, तो यू कैन एक्सप्लोर वन ऑप्शन दैट इज मैकबुक मिनी, मैक मिनी जिसको कहते हैं। इतना सा एक बॉक्स आता है, एप्पल का लोगो बना हुआ होता है, ठीक है, एंड इट वुड हार्डली कॉस्ट यू अराउंड 50 to 60,000। जितने में एक अच्छा खासा लैपटॉप आता है ना उतने में मैकबुक मिनी आ जाएगा। बट हाँ, उसके अलावा फिर आपको एक डिस्प्ले चाहिएगा, स्पीकर चाहिएगा, कीबोर्ड चाहिएगा, ठीक है, तो
नियर अबाउट कॉस्टिंग आप मान सकते हो कि 50 से लेके 65 के बीच में कॉस्ट करेगा आपको, ठीक है, ओवरऑल सेटअप, और इट कैन गो टिल दी 70,000 ऑल्सो, बट उसमें आपको एक अच्छा खासा सेटअप मिल जाएगा, M4 चिप मिल जाएगी उसमें। ये मैकबुक मिनी का मैं प्राइस बता रहा हूँ विद मैकबुक M4 चिप, तो यू कैन गो विद दैट ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। बट ऐसा प्रोडक्ट लेना जो आपको वैल्यू कर सके, आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है उसके लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है। वांट और नीड में एक अच्छी खासी लाइन खींच लेना, अभी वांट पे मत जाओ, बस एक बार ये रोड मैप को फॉलो कर लो, अच्छी जॉब आपकी लग जाए, वहां पे अच्छा पैकेज आपका हो जाए, उसके बाद में जो करना है, जैसा लैपटॉप लेना है, सबसे महंगा लैपटॉप लेना है, ले सकते हो आप, ले लेना, अभी नहीं, अभी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे वैसा कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर यार अब सब मैं यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल देखो, मैं ये सारे जो स्टेप्स है ना रोड मैप के, ये सारे ही उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा, दैट इज प्रोग्रामिंग बेसिक्स। किसी भी फील्ड में चले जाओ, दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ द रोड मैप या दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन ऑफ योर रोड मैप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर जगह आपको मिलेगा। बेसिक्स मतलब होता है रूट। तो जब तक रूट अच्छे से सेटअप नहीं है तो आप मान के ले लो, आगे चल के ना वो मजे वाली चीज नहीं होगी। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी में इस पार्ट को स्किप कर देते हैं कि नहीं यार हम जल्दी जल्दी, हमको तो ऐप डेवलपमेंट सीखना है, हमको तो ये चीज ऐप बनानी है, हम ये करनी वो करनी है, बहुत बढ़िया है, और बना भी लेते हैं 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम उसके बाद होती है, जब उनका इंटरव्यू होता है, जब वो कंपनी में प्लेस होते हैं। हालांकि अगर आप इस बेस लेवल पे जा रहे हो ना तो इंटरव्यू भी क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बेसिक्स ही टेस्ट होते हैं एक फ्रेशर के। तो बेसिक्स जो रूट है किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड की, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सच में रियल लाइफ में जैसे आपकी बिल्डिंग की रूट इंपॉर्टेंट होती है ना, बेस जितना इंपॉर्टेंट होता है, उतना रियल लाइफ के अंदर, उतना प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर रूट्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मान लो कितना इंपॉर्टेंट है एक बिल्डिंग बनाते वक्त रूट का जो बेस है उसको तैयार करना, उतना ही आपको मेहनत और तैयारी करनी है आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, उसका बेस तैयार करने के लिए। तो ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस में क्या आता है? बेस में आता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले क्लियर ऑल दी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कोडिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। फिर जिस भी पर्टिकुलर फील्ड को आपने चूज किया है ऐप डेवलपमेंट के अंदर, क्रॉस प्लेटफॉर्म या नेटिव डेवलपमेंट, जो भी, ठीक है, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आती है उसको मास्टर करो, बेसिक्स मास्टर करो। मतलब ऐसा नहीं एकदम एडवांस लेवल पे नहीं, जो बेयर मिनिमम है, जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शन, ऊप्स कॉन्सेप्ट, हाई ऑर्डर फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, लूपिंग स्टेटमेंट्स, कलेक्शंस, गेटिंग माय पॉइंट, लिस्ट, एरे, इनका यूज केस, इनके ऊपर के ऑपरेशंस, डेटा टाइप्स के ऊपर के ऑपरेशंस, नल सेफ्टी, नलेबिलिटी, उनको कैसे हैंडल करना है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, और इन सारी चीजों का ना आप आइडिया एक बार के लिए लगा भी लोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं लिख देता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होना, साथ ही प्रैक्टिकल यूज केस समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल यूज केस का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर, वो यूटिलिटी क्या है उसकी, कैसे यूज में आएगा। तो इसको आप तभी अचीव कर सकते हो व्हेन यू हैव प्रोग्राम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बिल्ड करो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, प्रोग्राम्स लिखो। सिंपल, स्टार्ट विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, गो विद द, देन स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल, देन यू कैन गो लाइक कि आपने प्राइम नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, 1221 पैलिंड्रोम तो कैसे है, लीप ईयर क्या है। ऐसे आपको हजारों प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो एक प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करते हैं, और आपको उस प्रॉब्लम को ना तो सिर्फ सॉल्व करना है, बट सॉल्व इस तरीके से करना है कि आप उसका एक प्रोग्राम बिल्ड कर सके उस सिंटेक्स को यूज करते हुए, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने सीखा है। एंड आप अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो उस प्रॉब्लम का एक तरह का सॉल्यूशन है, कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इस प्रोग्राम जो मैंने बनाया है उसको रन करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बिल्ड करेगा, आपका लॉजिक बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल बी गेटिंग यूज्ड टू द सिंटेक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको नया नहीं लगेगा। जब भी आप फ्रेमवर्क में उसका डेवलपमेंट करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग लगेगी कि यार ये तो मेरे को बहुत इजीली, मैंने कितना काम कर रखा है इसके ऊपर। तो थाउजेंड्स ऑफ द प्रोग्राम्स हैं मार्केट में,
मतलब इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको टारगेट में लो, उनको सॉल्व करो एक एक करके। डेली का टारगेट बनाओ कि आज मुझे एटलीस्ट 50 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यस 50 प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, मतलब स्टार्टिंग में 50 मत करो, स्टार्टिंग में आप 20 प्रॉब्लम्स को लो, 20 से 50 पे जाओ, 50 से 70 पे जाओ। इस तरीके से टारगेट लेके चलोगे तो आपका ना ऑटोमेटिकली माइंड ओपन होगा। हर एक का माइंड कैपेबल होता है हर चीज को डिलीवर करने के लिए। इट इज वॉट यू फीड, कितना आप ओपन अप करते हो उस डायरेक्शन के अंदर, उतना वो आपको आगे चल के रिस्पॉन्स करेगा एंड वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लो, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज getting along with the IDE and framework। भाई जो भी आपने ऐप डेवलपमेंट को चूज किया होगा, चाहे एंड्रॉइड को चूज किया, चाहे नेटिव में आईफोन को चूज किया, या फिर आपने फ्लटर या रिएक्ट नेटिव को चूज किया, ठीक है, तो आप इसका डेवलपमेंट किसी एक सॉफ्टवेयर में कर रहे होंगे जहां पे आपको सारी चीजें एक जगह पे प्रोवाइडेड हो। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें चाहिए रहती है ना, जैसे कि आप एज एन इट विल हेल्प यू इन कोडिंग, कि आप कोड कर रहे हो तो सिंटैक्टिकल कोई एरर है तो वहीं बता दे, आप रन कर सको, आप डिवाइसेस क्रिएट करके उनके चला के देख सको, डिबग प्रॉपरली कर सको, एरर्स को प्रॉपरली हैंडल कर सको। तो ये सारी चीजें ना आईडी के थ्रू पॉसिबल है। आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उससे जितना जल्दी हो यूज टू होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार में यूज टू हो जाओगे। आप इंस्टॉल करो, सेटअप करने या इंस्टॉल करने के बाद में आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के बाद में देखो कि कैसे आप इनको रन कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए, अगर आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है। और अगर आप एंड्रॉइड के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो या आईफोन के लिए कर रहे हो तो वर्चुअल डिवाइसेस बनाओ। रियल डिवाइस जो है आपकी, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, तो इन पे रन करके देखो, प्रोसीजर देखो कि क्या रहता है, कि हमको ऐप बनाएंगे तो हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और सेकेंडली गेटिंग अलॉन्ग विद द फ्रेमवर्क्स, कि एक बेयर मिनिमम आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो इस फ्रेमवर्क का कहने का मतलब ये है कि आप एक बेयर मिनिमम जो ऐप डेवलपमेंट का उस फील्ड के अंदर आर्किटेक्चर है उससे गेट अलॉन्ग हो, कि जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उनमें क्या क्या फोल्डर्स एंड फाइल्स आती हैं, उनका क्या क्या स्पेसिफिक रोल है, फाइल्स में जो हम स्टार्टिंग में जो चीजें हमको मिलती है उनका क्या रोल है, क्या क्या कंपोनेंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर, उनसे गेट अलॉन्ग हो। तो इस सेगमेंट में बहुत जरूरी है कि आप तो आईडी को सेटअप कर लो, सेटअप योर आईडी, आइदर इट योर एंड्रॉइड स्टूडियो और इट्स योर एक्स कोड और इट्स योर वीएस कोड, कोई भी जिसमें भी आप डेवलपमेंट जर्नी को किक स्टार्ट कर रहे हो उसको सेटअप करो। इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद में इसका ढांचा, इसका आर्किटेक्चर जानना बहुत जरूरी है, तो उसको एक्सप्लोर करो। उस पार्ट को जितना जल्दी आप समझ पाओगे उतना डेप्थ लेवल में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप जा पाओगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, भैया यार इसको गेट अलॉन्ग करने के लिए, इसमें गेट अलॉन्ग होने के लिए फ्रेमवर्क के अंदर, आईडी तो चलो हो गए, फ्रेमवर्क में गेट अलॉन्ग करने के लिए प्रोजेक्ट्स ही एक तरह का आसान सोर्स है जिससे आप इससे गेट अलॉन्ग हो सकते हो इन कमिंग टाइम। यानी प्रोजेक्ट्स बनाओ, नीड जनरेट करो कि यार हम एक सिंपल सी ऐप बनाते हैं। सिंपल सी ऐप कैसे बनानी है? एक सिंपल सी कैलकुलेटर ऐप बना लो, बीएमआई ऐप बना लो, टिप कैलकुलेटर ऐप बना लो, जिसमें कॉमन लॉजिक लग रहा हो, कंप्यूटेशन जो है वो कॉमन हो रहा हो। उस लॉजिक को आपको एक इंटरफेस के जरिए इंप्लीमेंट करना है। इतना सोचो कि अब आपका ऐप का एक इंटरफेस होगा जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा। उस पहले तो उसकी यूआई प्रोसेसिंग को आप देखोगे, फिर उसके अंदर के लॉजिक एबिलिटी को आप टेस्ट करोगे कि कैसे हम इसमें लॉजिक इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट एन क्लियर पिक्चर कि यार ये बेसिक चीजें किस तरीके से फंक्शन करती है दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स। कैसे यूजर से इंटरेक्ट करना है, कैसे यूजर से इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट जनरेट करना है, और कैसे यूआई पे रिफ्लेक्ट करवाना है। मतलब यूआई से कैसे आप इंटीग्रेट करोगे अपनी चीजों को, वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा फ्रेमवर्क से यूज टू होना, यानी आर्किटेक्चर से यूज टू होना। Then fifth mode passed, start building small applications। छोटी छोटी स्मॉल एप्लीकेशंस में कह सकता हूं 1 पेज एप्लीकेशन ही बनाओ आप, भले यूजफुल एप्लीकेशन बनानी है और मार्केट में सर्कुलेट करो। मार्केट में इन द टर्म के जो भी आपके नोन वंस है, आपके फैमिली फ्रेंड्स, उनको शेयर करो, उनको बताओ, एक्सप्लोर करो, उनसे पूछो कि यार हाउ इट इज वर्किंग, क्या है आपके डेली बेसिस पे जो ऐप आप यूज करते हो उससे कितना इजी हो गया है। जैसे कैलकुलेटर ऐप बना दी, अब
आपकी ऐप उसके कैलकुलेटर को रिप्लेस कर जानी चाहिए, आपका कैलकुलेटर वो यूज कर रहा हो या कर रही हो। मार्केट में ऐसे कई वन पेज एप्लीकेशंस मिल जाएगी, उनको डिस्कवर करो, उनको बनाओ एंड मार्केट में जो आपके सराउंडिंग में यूज कर रहे हैं ना पीपल्स, उनके फोन में उनको रिप्लेस करने की कोशिश करो। ज्यादा टाइम नहीं, बट आपको कुछ 5 प्रोजेक्ट्स तो लेने ही चाहिए जिनको आप बनाओ, ठीक है। देन जो भी मैं यहीं पे 6 पॉइंट भी डाल रहा हूं, बिल्ड योर प्रोफेशनल सोशल अपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इस पार्ट में ना अटक जाते हैं, मतलब इस पार्ट को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है अर्ली इन द स्टेज। मैं आपको कह रहा हूं दो, लिंक्डइन है सबसे बेस्ट ऑप्शन। लिंक्डइन हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट लिंक्डइन हो गया, इंटर्नशाला हो गया, इन सब पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। लिंक्डइन पे तो स्पेसिफिकली होनी चाहिए, और वहां पे डेली बेसिस पे बेयर मिनिमम 2-3 पोस्ट तो जाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ डेली के पोस्ट करो, जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड हो तो लोग आपके पोस्ट से अट्रैक्ट होंगे। जो फिल्टर्ड लोग होंगे ना, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो और उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी पर्सन होंगे वो डेफिनेटली उस पोस्ट तक जाएंगे। हर कोई नहीं आएगा उस पर इंटरेक्ट करने के लिए या उस पर आने के लिए, लेकिन जो उस फील्ड से रिलेटेड होगा वो जरूर थोड़ी देर रुकेगा, इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि उनको भी रिक्वायरमेंट रहती है। एंड इफ यू आर गोइंग गुड एंड डूइंग एक्सेलेंट, तो डेफिनेटली अच्छा खासा एक बेस आप क्रिएट कर लोगे लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे, जो कि आगे आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा होगा। तो ये सोशल प्रेजेंस क्रिएट करना इन टूडेज टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूड कंसिस्टेंसी, हालांकि कंसिस्टेंसी कंटिन्यूड ही होती है, तो कंसिस्टेंट रहना है आपको। जैसे डेवलपमेंट में रहना ना, वैसे यहाँ पे भी कंसिस्टेंट रहना है। वीकली बेसिस पे आपने टारगेट ले लिया कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 पोस्ट तो डालूंगा या डालूंगी ही, तो जाने ही चाहिए, चाहे कोई भी रीजन हो, दे शुडंट स्टॉप। टेक्निकल उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपके पोस्ट होने चाहिए। आपने जो एप्लीकेशंस बनाई है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, वहां पे जाना चाहिए। आपकी एप्लीकेशंस का प्रेजेंस वहां जाना चाहिए, आपकी एप्लीकेशंस के स्क्रीनशॉट्स वहां जाने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस विद द ऐप डेवलपमेंट वो वहां जाना चाहिए। ह्यूमरसली भी डाल सकते हो आप कि आपने ऐसा सोचा था कि ये ऐप बनने में इतना टाइम लगेगा, एंड टू माय सरप्राइज मैंने इस ऐप को विद इन 6 आवर डेवलप करके मार्केट में लाइव कर दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, मार्केट में लाइव करना भी आप बहुत जल्दी इस माइलस्टोन में देखने वाले, ठीक है। तो ऐसा कुछ ह्यूमरसली कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ऐप मैं कभी बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, तो जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो, कंटेंट आपका जाएगा, लोगों से कनेक्ट होगा, आपका कनेक्शंस बढ़ेंगे, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कमिंग मंथ्स जहां पे आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 7th पार्ट, दैट इज अगेन गेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटू योर डेवलपमेंट, दैट इज हैंडलिंग मल्टी पेज एप्लीकेशंस। पहले सिंगल पेज पे मेहनत करी अच्छे से, अब मल्टी पेज एप्लीकेशंस को बिल्ड करो, क्योंकि एक्चुअल में यही काम करती है और ज्यादातर एप्स के अंदर आपने देखा भी है। तो इट इज यूज फॉर नेविगेशन। तो नेविगेशन में जो भी जितने भी ऑप्शंस आपके लिए उस प्लेटफॉर्म में प्रोवाइडेड है, वो सारे ऑप्शंस को टिक मार्क करो, सारे ऑप्शंस को देखो, एक कंप्लीट ऐप बनाने की कोशिश करो मल्टीपल पेजेस की, जिसको आप मार्केट में नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। चाहे ट्रैवल रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो फूड रिलेटेड हो, यही 3 अमेजिंग जोनरे हैं जो मार्केट में अभी चल रहे हैं ऐप के फील्ड में, ट्रैवल, फूड एंड हेल्थ। तो इससे रिलेटेड कोई कंप्लीट ऐप बनाने की कोशिश करो, जहां पर कंटेंट रिलेटेड ऐप हो, जो कंटेंट बाइफरकेटेड है मार्केट के अंदर, आपने उसको जनरलाइज करके, कैटेगराइज करके अपनी ऐप में डाला है, मल्टी पेजेस के अंदर उसको प्रेजेंट किया है, एंड मेक दिस एप्लीकेशन। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन होंगे जिनको आप बनाओ, नेविगेशन को मास्टर करो। तरह तरह के नेविगेशन होते हैं, जैसे बॉटम नेविगेशन लगाना, टैब्स का इंटीग्रेशन करना, ड्रॉवर का इंटीग्रेशन करना, ओवरलेज लगाना, बॉटम शीट्स को लगाना। तो मास्टर ऑल दीज नेविगेशन कंपोनेंट्स, जिससे कि आप मल्टीपल पेज एप्लीकेशन को कमांड कर सको, क्योंकि आगे इसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कमिंग टू द 8th माइलस्टोन, दैट इज नोइंग द importance of VCS। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने एक टर्म तो सुना ही होगा, डॉट गिट, या आपने एक टर्म सुना होगा, गिट हब, रेपोजिटरीज। यस, यू गॉट इट राइट, ठीक है। गिट हब, रेपोजिटरीज, गिट प्रोफाइल,
VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोलिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, गिट का सेटअप कैसे करना है, जरूरी नहीं गिट को यूज करो, बट आज के टाइम में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट VCS है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड VCS, DVCS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और ये सबसे पॉपुलर है और इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, उन सभी को आप पब्लिक प्रेजेंस दो यूजिंग गिट का लिंक मेंशन करो। कोई दिक्कत नहीं अगर आपके कोड को कोई यूज भी कर रहा है तो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम तो सीख ही रहे हैं ना। अगर किसी को हमारा कोड अच्छा लगता है, यूज करता है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट ना। हम किसी क्लाइंट के लिए ऐप बनाते हैं तब हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोड कहीं जाए, क्योंकि दैट इज कॉन्फिडेंशियल। बट अगर मैं अपने लिए सीखते वक्त कोई भी कोड कर रहा हूँ तो मैं तो चाहूंगा तुम यूज करो, अच्छा लगे तो बेटर है ना। लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोग जानने लगेंगे आपको, आपकी गिट की प्रोफाइल भी इंप्रूव होगी। आगे इसमें ना कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो अलग अलग मार्केट में जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उनके साथ भी। बट वो फ्रेशर के लिए नहीं है, वो हो गया जब एक्सपीरियंस लेवल के डेवलपर बन जाओगे ना, तब ये एक रोड मैप हो सकता है आपके लिए। बट जब कोई इंसान एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो इतना रोड मैप की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि उसको क्लियर रहता है कि उसका नीश क्या है और अब उससे क्या करना है। जब फ्रेशर्स होते हैं ना, तो बहुत सारे चीजें होती है जो हमको डाइवर्ट करती है, एंड एक कंप्लीट रोड मैप शायद मिल नहीं पाता। तो इसीलिए फ्रेशर के लिए एक कंप्लीट रोड मैप बहुत जरूरी रहता है कि जब हम नए हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो ये गिट का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। गिट से यूज टू होना, पुश पुल, PR क्रिएट करना, रीबेस करना, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बट इनिशियल लेवल में अगर आपके हाथ से वो चीजें हो रखी होगी ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के। चाहे वो कंपनी में काम करने से लेकर फ्रीलांसिंग काम करने तक, सब जगह आपको ये हेल्प कर रहा होगा। नाउ कमिंग टू दी 9th मॉड्यूल या 9th माइलस्टोन, दैट इज हैंडलिंग डेटा इन एप्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह सकते हो कि यहाँ से आपका लेवल अप होगा डेवलपमेंट की इस जर्नी के अंदर। अगर कहीं आपका लेवल अप होगा तो इस सेगमेंट या इस पर्टिकुलर माइलस्टोन से होगा। अब इसमें भी डेटा आज के टाइम में ना 2 तरीके से हैंडल होता है, दैट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इसको हम लोकल भी कह सकते हैं, इट कैन बी नोन एज लोकल एंड इट कैन बी नोन एज रिमोट। तो दोनों का आइडिया होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि इट इज नोन फॉर कैशे मैनेजमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन। ये करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी इनको मेंटेन कर रही होती है। जब अ यूजर इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, देन ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल दोज डेटा। अगर आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक ई-कॉमर्स ऐप को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एकदम से फ्लक्चुएट हुआ, जब आप कार्ट में कोई आइटम ऐड कर रहे थे, तो पीछे बैकग्राउंड में चल रही वो API जिससे आप कार्ट में वैल्यूज को अपडेट करवा रहे हो, वो चली ही नहीं। तो इसमें यूजर का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है अगर आपने इसको हैंडल नहीं किया। तो यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन क्या करती है, उसको फॉर दैट इंस्टेंस इफ इट इज नॉट एबल टू हिट दैट API बिकॉज इंटरनेट वाज नॉट अवेलेबल फॉर दैट माइन्यूट सा मिलीसेकंड, देन वो क्या करेगा, एक बार के लिए उस डेटा को ऑफलाइन कार्ट में मैनेज कर लेगा। एंड फिर जैसे ही नेक्स्ट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, देन द ऑफलाइन कार्ड इज बीन अपडेटेड ऑन द ऑनलाइन और ऑफलाइन एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सिनेरियोस बहुत सारे जगह पे देखने को मिलते हैं, और अगर इनको आप एड्रेस ना करो तो एक बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर कई सारे फ्लॉज देखने को मिल जाएंगे आपको। सो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एन एप्लीकेशन। इट्स जस्ट लाइक द एयर, जिसको हम देख नहीं सकते बट महसूस जरूर कर सकते हैं, और अगर ना हो तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। होता है ना, कभी हवा नहीं चल रही होती तो सडन से आपको गर्मी लगने लग जाएगी, एंड यू आर काइंड ऑफ आउट ऑफ द स्टेट कि यार क्या हो रहा है, मेरे को फैन चाहिए, यार ये चाहिए। एंड आउट ऑफ नो वेयर अगर ये चीज होगी तो इट इज वेरी कॉमन कि आप उसको एड्रेस नहीं कर पाओगे, हाँ ये तो है, ये तो नॉर्मल है, हवा का होना इज नॉर्मल। तो वैसे ही डेटा का ऑफलाइन मैनेज होना इट इज नॉर्मल, क्योंकि आज के टाइम में डेटा ऑनलाइन ही ज्यादा सबसे मैनेज होता है। बट ये जो छोटी चीजें ना, ये कभी पता नहीं चलती है, बट ये एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैंडल कर रही होती है। अगर ये बाइंडेड ना हो तो योर एप्लीकेशन कैन बी वेरी वल्नरेबल एट अ टाइम्स। हाँ, 99.9% आज के टाइम में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है हर यूजर के फोन में, और इतना इजीली एक्सेसिबल है विद प्रॉपर इंटरनेट स्पीड, तो ये शायद प्रॉब्लम कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही देखने को मिले, लेकिन जहां मिलेगी वहां इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। एंड यू नेवर नो, यू आर नॉट 100% गारंटीड कि ये जो 99% की गारंटी आप कर रहे हो, किसी दिन इंटरनेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अच्छे खासे यूज़र के फ़ोन में भी जहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है वहाँ पर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। सर्वर का जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस हो सकती है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। सो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड कि जहाँ पे आपको ऑफलाइन डेटा को मैनेज करना ही चाहिए।
So it is very much required. Coming to the next part, that is ऑनलाइन डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस, जिसको हम मेजरली जो हमारा मेजर डेटा होता है ना, मेजर डेटा मैनेजमेंट, वो आपका यहीं हो रहा होता है। जितनी भी डायनामिक एप्स बनती है, अब आज के टाइम में मैं आपको कहूंगा कि ज्यादातर डायनामिक एप्लीकेशंस ही बनती है। एक समय था जब एप्लीकेशंस ऑफलाइन भी चलती थी उतने ही मार्केट में जितनी ऑनलाइन मार्केट में चलती थी। बट आज के टाइम में अगर आप मोबाइल को उठा के चला रहे हो एंड यू फाइंड आउट इन द नेक्स्ट मोमेंट कि इंटरनेट इज नॉट देयर, तो आपका मोबाइल का यूजेज भी जो है ना वो कम हो जाता है। नोटिस करना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा या 80% ऑफ द एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे होंगे ना, वो आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड ही होगी। सोशल मीडिया वाली जितनी भी एप्लीकेशन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब पेमेंट जो ऑनलाइन होगा तो इंटरनेट से ही होगा। तो हमारा यूज केस भी इजी कर दिया इंटरनेट के आने के बाद में, और इंटरनेट का इतना यूज केस हमारी एप्लीकेशन से इजी हो गया है कि हम बहुत से डेली बेसिस के काम इजीली घर पे बैठे फोन से कर सकते हैं। बट बहुत रेयर एप्लीकेशंस होती है जो बिना इंटरनेट के चल रही होती है, जैसे गेमिंग एप्लीकेशन। हाँ, कोई एडिक्टेड हो गेम से कि यार ये गेम है, उससे कोई एडिक्टेड हो, तो एक अलग चीज है कि वो एप्लीकेशंस बिना इंटरनेट के भी चल रही होगी। ज्यादातर गेम्स एप्लीकेशन जो होती है ना वो मिलती है। बाकी आज के टाइम में तो गेम्स एप्लीकेशन भी इंटरनेट के जरिए चल रही होती है कि आप मल्टीप्लेयर के साथ खेल सको। भाई अगर आप ऑफलाइन खेलोगे तो दैट वुड बी आर कंप्यूटर वर्सेस यूजर, जो कि आज के टाइम में बहुत आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। कंप्यूटर कैसे चलेगा और आप कैसे चलोगे एक टाइम के बाद आप पैटर्न समझ जाते हो, क्योंकि वो कोडेड है, प्रोग्राम्ड है। लेकिन जब सामने कोई अलग ही पर्सन आया एनी टाइम, कोई अलग सोचता हो कोई अलग सोचता हो, तो उनके साथ खेलने में एक अलग ही मजा आता है, चाहे वो कैसा भी गेम हो। तो इसलिए गेमिंग भी जो आपको दिखेगी ना वो ऑनलाइन ज्यादा दिखेगी। बट कुछ बड़े बड़े गेम्स हैं जो ऑफलाइन ही चलते हैं। दीज आर दी ऑफलाइन एप्लीकेशन जो आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन हो गई, बट ये भी इंटरनली सिंक करते हैं डेटा इंटरनेट के जरिए। ज्यादातर आपको एप्लीकेशन आज के टाइम में स्मार्टफोन में जो मिलेगी वो कहीं ना कहीं बाइंडेड होगी विद द यूज ऑफ इंटरनेट। तो इसीलिए ज्यादातर एप्लीकेशंस डायनामिक की बनेगी, और डायनामिक में आपको डेटा हैंडल करना आना चाहिए। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं सर्वर पे पड़े डेटा को हैंडल करने के लिए। आइदर यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एपीआईज और यू विल बी हैविंग अ बैकएंड एज अ सर्विस लाइक फायरबेस। और आज के मार्केट में ऐप डेवलपर से रिक्वायर्ड होता है कि ना सिर्फ आपको ऐप डेवलपमेंट का आइडिया होना चाहिए विद एपीआई, बट आपको फायरबेस का भी आइडिया होना चाहिए कि फायरबेस पे कंप्लीट एप्लीकेशन का डेटा कैसे मैनेज हो सकता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो, कैसे उसकी यूज केस से आप यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको फायरबेस के अंदर। इट इज बैकएंड एज अ सर्विस, और ना सिर्फ ये बैकएंड एज अ सर्विस में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट दिस इज अ पॉपुलर चॉइस, इसलिए वी हैव कंसिडर फायरबेस। तो आपको एपीआईज का तो आइडिया होना ही चाहिए। एपीआईज एक सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट को कनेक्ट करने का जरिया है। जो एक वेब डेवलपर जहां पे डेटा को होस्ट करता है सर्वर पे, उन्हीं डेटा के लिए आप एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए वो एपीआईज बनाता है। फायरबेस में क्या होता है, इट इज बैकएंड एज अ सर्विस, तो आपको किसी थर्ड पार्टी डेवलपर की जरूरत नहीं है, मतलब अलग पर्सन की जरूरत नहीं है, अलग टीम की जरूरत नहीं है वेब को हैंडल करने के लिए। फायरबेस ना सिर्फ डेटा को हैंडल करेगा, आप डेटा को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो, डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डू विदाउट क्रिएटिंग एक्सप्लिसिट एपीआईज। आपको वेब का कोई भी आइडिया नहीं है, आपको ना तो सर्वर परचेज करने की जरूरत है, ना डोमेन परचेज करने की जरूरत है, ना एपीआईज बिल्ड करने की जरूरत है, देन ऑल्सो यू कैन हैंडल ऑनलाइन डेटा वेरी इजीली यूजिंग फायरबेस। बट ट्रेडिशनल जो चॉइस है जो मार्केट में काफी लोगों की रहती है, और एक टाइम पे जब इनको कंपेयर भी किया जाता है तो वो कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है कि हम खुद का सर्वर ले, उस पर होस्टिंग करें, फिर वेब डेवलपर्स को हायर करें, एपीआईज बिल्ड करें, और फिर हमारी कनेक्टिविटी करें। अब यहाँ पे कई लोगों का थॉट प्रोसेस होता है कि हम क्यों ना खुद ही एपीआई डेवलपमेंट सीख जाए, हम खुद ही होस्टिंग करना सीख जाए, हम खुद ही डेटाबेस को सर्वर पे मेंटेन करना सीख जाए। कर सकते हो, बट अभी इनिशियली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें एटलीस्ट आपको 1 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो करियर पाथ इस फील्ड में, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, अगर यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल बी स्टार्टिंग विद पीएचपी और जावास्क्रिप्ट, तो दे रिक्वायर एटलीस्ट 3 to 4 weeks। तो 3 से 4 हफ्ते आपको देने ही पड़ेंगे। 30 दिन आप मान लो कि आपके जाएंगे इसमें छोटे मोटे एप्लीकेशंस और एपीआईज बनाने में। और अगर आपने सीख भी लिया, मैं तो कहता हूँ 4 महीने की जर्नी ऐप डेवलपमेंट की थी, 1 महीने की जर्नी आपने एपीआई डेवलपमेंट की सीख ली, बट जब कंपनी में अपने आप को अप्रोच करोगे ना, एंड वहां पे आप इन दोनों को बताओगे कि यार मुझे एपीआई डेवलपमेंट भी आता है, मुझे ऐप डेवलपमेंट भी आता है, तो कंपनी आपसे पूछेगी यार आप इनमें से कोई एक पिक करो, क्योंकि हम दोनों में आपको नहीं रख सकते। ये दोनों में रखेंगे तो जब हमारा ऐप बन रहा होगा, साइमल्टेनियसली एपीआई भी बन रही होगी, तो आप दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? या तो अगर आप यू आर वेरी गुड एट वेब डेवलपमेंट
वेब बैकएंड डेवलपमेंट इन क्रिएटिंग एपीआईज, तो आप एपीआईज में चले जाओ, क्योंकि हमारे पास में उसकी भी रिक्वायरमेंट है। और अगर यू आर वेरी गुड एट ऐप डेवलपमेंट मेकिंग एप्लीकेशंस, तो आप उस पर चले जाओ। हो सकता है किसी रिक्वायरमेंट ही ना हो एपीआई डेवलपर्स की, रिक्वायरमेंट तो ऐप डेवलपर की है, तो वो कैंसिल भी कर सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न एट दिस स्टेज। अभी आप एक फील्ड में पकड़ के उसको कॉन्स्टेंट हेडेड आप उसी के पीछे जाओ और उसको अचीव करो। उसके बाद में जो फ्री टाइम है उसमें एक्सप्लोर करो, लर्निंग कभी रुकती नहीं है। आपने ऐप डेवलपमेंट का एक बेस पार्ट क्लियर कर लिया, तो ऐप में भी बहुत सारी चीजें और है। ये तो बेयर मिनिमम एज अ फ्रेशर आपको क्या क्या आना चाहिए वो अपन देख रहे हैं। उसके बाद देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन कवर, तो उसमें साइमल्टेनियसली आपको सीखते ही रहना है। तो आप उसमें कभी भी अपने एपीआई वाले पार्ट को भी ब्रश अप कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। एंड आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये चीज आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है आपके करियर में बूस्ट करने में, क्योंकि फिर आप एक फुल स्टैक डेवलपर की कैटेगरी में जा सकते हो। एंड जब आप फुल स्टैक कैटेगरी में चले जाते हो विद एक्सपीरियंस, देन यू कैन बी काउंटेड एज आइदर प्रोजेक्ट मैनेजर और अ टीम लीडर। तो वहां पे जो आपको पर्सनल हाइक देखने को मिलेगा ना, दैट वुड बी नेक्स्ट लेवल। सो अभी अर्ली इन द स्टेज इसमें डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में बहुत सारी फ्री एपीआईज मिल जाती है, पेड एपीआईज मिल जाती है, प्रीमियम एपीआईज मिल जाती है, उनको यूज करो और अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड करो। जैसे कि आपको एपीआईज इंटीग्रेशन का आइडिया हो, एपीआईज को कैसे हैंडल करना है उसका आइडिया हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, इंटरनेट नहीं होता है तो क्या होगा, सर्वर इश्यूज आते हैं तो क्या होगा, उन उन सब की हैंडलिंग बहुत जरूरी है और वो करना आपको आना चाहिए। जेसन का डेटा कैसे डिकोड करना है, कैसे उसके मॉडल्स बनाने हैं, कैसे उसको पार्स करना है मॉडल्स के अंदर, कैसे उसको यूआई पे पॉपुलेट करना है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन इन योर एप्लीकेशन। तो दिस पर्टिकुलर 9th माइलस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग डेटा। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल हो जाने के बाद में इस प्रोसेस में भी ना, अब जब आप ये काम कर रहे हो तो अब मैं स्पेसिफिकली इसका माइलस्टोन नहीं ऐड कर रहा हूं, बट मेक श्योर करना यू मेक एटलीस्ट 5 to 6 एप्लीकेशंस, एटलीस्ट 5 to 6 एप्लीकेशंस बनानी ही है हर एक फील्ड में। जैसे ऑफलाइन डीबी में, ऑनलाइन डीबी में, फायरबेस के साथ एटलीस्ट यू मस्ट बी हैविंग 5 एप्लीकेशंस फॉर ईच मॉड्यूल। भाई मैंने एपीआई इंटीग्रेट करते हुए 5 एप्लीकेशंस बनाई, जैसे वॉलपेपर ऐप हो गया, न्यूज ऐप हो गया, वेदर ऐप हो गया, ई कॉमर्स ऐप हो गया। इन सभी की प्रीमियम एपीआई आपको नेट पे मिल जाएगी, बट एप्लीकेशंस को बनाओ, बनाने से ही आपको एक्चुअल यूज केस समझ में आता है। डेटाबेस की बात करें तो टू डू ऐप, नोट्स ऐप, एक्सपेंस ऐप, क्विज ऐप, ये सारी आप बना सकते हो। सेम गोज फॉर द फायरबेस। फायरबेस में भी डेटा आ गया है तो चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, चैटबॉट एप्लीकेशन बना सकते हो, टू डू, नोट्स, क्विज, ये सारी, एक्सपेंस, ये सारी एप्लीकेशन आप फायरबेस में बना सकते हो। एप्लीकेशंस बनाना बहुत जरूरी है, ये हमेशा नोट डाउन कर लेना। और कंप्लीट एप्लीकेशन, यूं नहीं कि आपने बनाया, आपको लगा कि हाँ भाई ऑलमोस्ट हो गई है, ड्रॉप किया, दूसरे सेगमेंट में चले गए। नो, it is most important applications by your side. Now coming to the 10th milestone, that is building your resume and portfolio. ये जो पार्ट है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें ज्यादा समय आपका लगेगा नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप क्योंकि यार सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये मैं ऐसा कह रहा हूँ ना कि ये इज जस्ट लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। भाई आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस करा, आपने इस रोड मैप को 100% फॉलो करके आपने उस चीज में जो आपको अचीव करना था आपने अचीव कर लिया। नाउ यू आर रेडी। तो आप उस कंपनी में जाएंगे कैसे? रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाना है, जैसे कि इंटर्नशाला, लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल बना रखी होगी, उसको मेंटेन करते रहना है यहाँ तक, ठीक है। तो वहां से भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। देन इंडीड, naukri.com एंड मैनी मोर सच प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। हो सकता है उस समय कोई और भी मार्केट में आ गया हो ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, बट ये 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स तो है जिन पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है, रिज्यूमे को बिल्ड कर लेना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट वीडियो लाऊं ऑफ एन ऐप डेवलपर रिज्यूमे टेम्पलेट, कि एक ऐप डेवलपर का रिज्यूमे क्या होना चाहिए, उसमें क्या कवर होना चाहिए, क्या मेंशन होना चाहिए, तो यू कैन लेट मी नो दैट रिक्वायरमेंट इन योर कमेंट सेक्शन। अगर आपको सच में एक वीडियो चाहिए ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, हाउ टू क्रिएट एन ऐप डेवलपर्स प्रॉपर रिज्यूमे, यू कैन लेट मी नो योर रिक्वायरमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपके इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मुझे पता चलेगा, तो हमारी टीम डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी जरूर एक वीडियो लेके आएगी। बट ये रिक्वायरमेंट आप बता देना, ठीक है। नहीं तो इस सेगमेंट में आपको रिज्यूमे को अच्छे से तैयार कर लेना है।
पोर्टफोलियो एप्लीकेशंस बिल्ड कर लेनी है। एप्लीकेशंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक से ज्यादा एप्लीकेशंस होगी ना तो आप एक बेटर पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। देन जो आपका बेस्ट पोर्टफोलियो है उसको मार्केट पे पब्लिश कर दो। अब यहाँ पे ये भी चीज आती है कि बिल्ड करने से पहले रिज्यूमे और पोर्टफोलियो को लर्न एवरीथिंग अबाउट दी ऐप लाइव। ये अलग से मैं मॉड्यूल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये एक हिस्सा है। अगर आप ऐप बना रहे हो तो ऐप लाइव करना, एक्चुअल में ना प्रोफेशनली ऐप लाइव करना समझ में आता है। जब हम लर्निंग फेज में है ना तो बहुत सारे पैसे चार्ज होते हैं, तो इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता कि मैं इसको एक माइलस्टोन में कंसिडर करूं। तो आप होस्टिंग कर सकते हो, फ्री वेब होस्टिंग मिलती है। बट अगर आपको ऐप को लाइव करना है, एंड्रॉयड ऐप, iOS की IPA फाइल को, तो उसके लिए एंड्रॉयड में प्ले स्टोर का अकाउंट क्रिएट होता है $25 का, वो वन टाइम मनी होता है। और आईफोन के अंदर एप्पल का डेवलपर प्रोग्राम से आपको एनरोल होना पड़ता है एंड इट कॉस्ट यू नियर अबाउट $90 पर ईयर। तो मैं इनिशियली नहीं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को परचेज करें, ठीक है। आपको आइडिया लेना है, जरूर आइडिया ले ले और जल्द से जल्द आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाए। जैसे आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं तब इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब वहां जब आपके हाथ से कोई पहली ऐप लाइव होगी ना तो वो सारे स्टेप्स जो आपने देखे होंगे वो एक्चुअल में यूज केस में समझ में आएंगे आपको। देन यू विल गेट अ बेटर एंड क्लियर पिक्चर के हाउ एन एप्लीकेशन गेट्स लाइव ऑन द प्ले स्टोर, ऑन द ऐप स्टोर। तो इसलिए कह रहा हूँ पोर्टफोलियो एप्लीकेशन आप बना सकते हो। पोर्टफोलियो एप्लीकेशन को आप रिज्यूमे में, आप अपने सॉफ्ट कॉपी वाले रिज्यूमे में, मतलब हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो PDF फाइल में आपका रिज्यूमे है या आपका जो लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे रिज्यूमे में, उसमें मेंशन होना जरूरी है। रिज्यूमे के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, जो टॉप 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हो, उनका लिंकिंग होनी जरूरी है गिटहब के अंदर। गिटहब पे उनका रेपोजिटरीज आपके क्रिएटेड हो, उनकी लिंक्स आपके रिज्यूमे में अपडेटेड हो। तो ये सेगमेंट में आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज की प्लानिंग कर सकते हो। मार्केट में आप जाके, अब तो हमारे पास में AI है, अभी मैं AI के पास भी आऊंगा। अब तो हमारे पास में AI है, तो हम AI को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ना बेटर वे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो कि यार एज अ फ्रेशर ऐप डेवलपर को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उससे टेस्ट करवा सकते हो। आप ChatGPT को बोल सकते हो गिव मी 20 क्वेश्चंस टू टेस्ट माई नॉलेज इन XYZ प्लेटफॉर्म, बी माई इंटरव्यूअर एंड आस्क मी क्वेश्चन, आई हैव दिस रिज्यूमे, ये रिज्यूमे अपलोड करो ChatGPT को। ChatGPT उसके अराउंड आपको कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो मॉक इंटरव्यू के लिए ना किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई AI टूल्स है जिनको यूज करके आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कहाँ लैक करते हो वो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये पार्ट अभी भी मेरा थोड़ा सा टिपिकल है। आप उसको अपने सारे गिटहब के प्रोजेक्ट्स का लिंक दे दो और उनको बोलो कि यार टेस्ट करो कि मेरे ही प्रोजेक्ट्स हैं क्या। फ्रेशर्स से बेसिक पार्ट और उनके प्रोजेक्ट्स में जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लेवल के हैं तो जस्ट टू कंफर्म कि यार ये प्रोजेक्ट्स आपने बनाया और इस लेवल के प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से डेवलप किया है। सो अगर वो आइडिया अच्छे से हो जाता है उनको, देन डेफिनेटली यू आर बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट राउंड। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इसको मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं लास्ट में क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज, अभी सब समझ में आएगा, दैट इज द यूज ऑफ AI इन ऐप डेवलपमेंट। देखो कई जने आपको बोलेंगे कि अपनी जर्नी को फास्ट कर लो, AI को यूज कर लो। देखो सीखते वक्त ना कभी भी AI को यूज मत करो। बहुत सी नॉइज है मार्केट में, कह रही होगी यार ये AI ऐप बना देगा, ये AI ये कर देगा, तो आप भी वही करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आप डेवलपमेंट आप करो, एप्स बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ट्राई करके देखना, जिस लेवल की आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो ना वो एप्लीकेशन कभी भी आप AI से बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगर सेम प्रॉम्प्ट भी आप 3 बार 4 बार दोगे ना तो अलग अलग वेरिएशंस निकल के आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, एक चीज को करेक्ट करोगे तो 2 अलग एरर्स निकल के आ जाएगी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी बिग थिंग टू डाइजेस्ट कि यार आज के टाइम में AI हमारी ऐप बना सकता है। अगर हम पेपर पे देखें ना तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि वो ऐप तो बना सकता है, लेकिन किस लेवल की बना सकता है, क्या एक डेवलपर जिस तरीके से बिल्ड करता है क्या वो उस लेवल की एप्लीकेशन बना सकता है, तो दैट इज क्लियर कट नो। बट ये जरूर है कि AI की मदद से आप अपनी ऐप डेवलपमेंट की जर्नी को, मतलब एक ऐप को डेवलपमेंट करने का जो टाइम लग रहा है उस जर्नी को आप बहुत कम कर सकते हो। क्योंकि कई ऐसे स्टेप्स होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो AI से बिल्ड हो सकती है, जो शायद अगर आप खुद करते तो 3 से 4 घंटे लग जाते, 10 घंटे लग जाते, बट आपने AI की मदद से किया तो 2 घंटे में हो गया। एंड इन्हीं डेवलपर्स की आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है। सो AI आपकी जॉब नहीं ले सकता, बट डेफिनेटली अगर आप AI को यूज नहीं करते और आज के टाइम में अगर आप उसके साथ अडेप्ट नहीं करते हो
डेवलपमेंट को, तो डेफिनेटली आज के टाइम में जॉब को सोचना किसी भी फील्ड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो एआई को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और तो एआई को अडेप्ट करना था तो हमने डेवलपमेंट की जर्नी में पहले क्यों नहीं किया? आप एकदम लास्ट के मॉड्यूल में बता रहे हो, देखो आप पहले भी कर सकते थे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब तक मैं मास्टर नहीं हूँगा किसी स्किल का, अगर मैं एआई पे डिपेंडेंट रहूँगा तो फिर मेरा आधे से ज़्यादा काम एआई काम कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरी नॉलेज है वो तो एआई से भी कम है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो तो एआई से भी कम है। सो मैं हमेशा एआई पे ही डिपेंडेंट रहूंगा। नहीं तो अगर मेरी उस स्किल पे पकड़ अच्छी है, मास्टरिंग अच्छी है, तो मैं एआई को अपने हिसाब से उसमें यूटिलाइज कर सकता हूँ। और कहीं एआई फंस जाए, कहीं एआई उस चीज को रिजॉल्व ना करके दे सके, या एआई कोई ब्लंडर क्रिएट कर दे, तो मेरी जो उस फील्ड में पकड़ है, जो मेरी जो डेप्थ है उस फील्ड के अंदर, तो वो एक्चुअली में वहां पे काम आ सके। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एआई जरूर है और एआई बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि यूज करें आज के टाइम में, बट सिंगल हैंडेडली एक डेवलपर को रिप्लेस कर दे एआई उतनी कैपेबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप केवल और केवल डेवलपमेंट करते हैं और एआई का आज के टाइम में यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। एंड टू थिंक ऑफ अ जॉब विदाउट दैट, कि आप एआई बिल्कुल भी नहीं आती है आपको, मतलब एआई का यूज केस इन ऐप डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आता है, टू थिंक ऑफ अ जॉब इन 2026 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट वो रिप्लेस नहीं कर सकता आपको, वो ऐसे डेवलपर्स को जरूर रिप्लेस कर सकता है जो एडेप्टेबल नहीं है विद एआई। बट वहीं दूसरे एंड पे उन डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी जिनका बेस भी स्ट्रांग है और उनको एआई से यूज करके एप्लीकेशंस को कम समय में प्रोडक्टिव वे में बिल्ड करना भी आता हो। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है। ऐसे कम लोग हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, लोग क्या गलती करते हैं, लोग ये जो 11 है ना, इसके आगे का एक हटा देते हैं, यानी कि अपने ऐप डेवलपमेंट की जर्नी में पहला मॉड्यूल ही यूज ऑफ एआई कर लेते हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कम समय में 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में आप डेवलप कर पाओगे, अच्छी बेसिक एप्स बना पाओगे। लेकिन जब मेजर कंपोनेंट्स में, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज के अंदर जहां अटक जाओगे, तो वहां प्रैक्टिस तो है ही नहीं ना। इसको मैं कहता हूँ, अंदर से जैसे दीमक होती ना, खिड़की दूर से बहुत बढ़िया लग रही है लकड़ी की, लेकिन जैसे मैं खोलता हूँ गेट हाथ में आ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, खिड़की तो बढ़िया है, सॉलिड है, जैसे उसको नॉक किया ना, नॉक करते उसकी जो आवाज आई ना, उससे पता लग गया हाउ स्ट्रॉन्ग दैट वुड वॉज। नो, इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, वो खाली है। कहते हैं ना, खाली कंटेनर ज्यादा बोलता है, वैसी साउंड हो जाती है। सो हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि प्रैक्टिकल लेवल पे हमारा बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब हम उस चीज को कवर करने के बाद जब एआई को यूज करें और यूज केस को समझे, और हमारी चीजों को जो मैं मैनुअली कर रहा था इतने टाइम से या कर रही थी, अब मैं एआई के जरिए उससे कर रहा हूं, तो उससे डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। कम समय में आप एप्लीकेशंस को बना पाएंगे, मार्केट में अपने आप को जब प्लेस करेंगे तो आप वो प्रैक्टिकल यूज केस समझा पाएंगे कि एआई कैसे हेल्प कर रहा है एक डेवलपर को, कहाँ हेल्प कर रहा है, और कैसे आज के टाइम में आपने जो एप्लीकेशंस बनाई है उसमें आपने कहाँ कहाँ एआई का यूज किया, उससे क्या फायदा हुआ। नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों को आज के टाइम में पता ही नहीं है, बस दे आर यूजिंग एआई फॉर जस्ट कि हाँ एआई को यूज किया जा रहा है, बट दे आर नॉट गेटिंग एक्चुअल यूज केस कि हाँ एआई को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है उसको और उसकी कंपनी को। नो सेंस, नो आइडिया। तो ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो इस माइलस्टोन में गेट अलॉन्ग विद द जेमिनी एआई, गेट अलॉन्ग विद द चैट जीपीटी एआई, और बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड एआई टूल्स मिल जाते हैं आपको आईडीज के अंदर ही, लाइक जेमिनाई, कोपायलट, विंडसर्फ, हर आईडीज के लिए स्पेसिफिक मिल जाएंगे। एंड अगर आप इनको देख चुके हो तो फिर एआई आईडीज को भी ले सकते हो आप, कोडर हो गया, कर्सर हो गया, एंड मैनी मोर, इनको आप यूज कर सकते हो। ये पूरे के पूरे एआई ड्रिवन है। एआई एजेंट को कैसे यूज करना है, एआई को कैसे सिंपली यूज करना है। एआई और एआई एजेंट में डिफरेंस है। एआई में आप जैसे एआई चैट है, एआई से आप बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का आंसर कर सकता है, चीजों को बिल्ड करके दे सकता है, मतलब बता सकता है कि ये दिक्कत है, ये ऐसे होगा वैसे होगा। एआई एजेंट ऑटोनोमसली आपने जो टास्क दिया वो टास्क को परफॉर्म करेगा, डूअर है वो एक्चुअल में, वहां पे कोड में भी चेंजेस कर सकता है। इससे आप कहीं ऐसे रिडंडेंट टास्क जो है आपके डेली बेसिस ऐप डेवलपमेंट के अंदर, उनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उनको आप ऑटोनोमस कर सकते हो, जिससे आपका डेवलपमेंट का समय जो है ना वो कम हो सकता है, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। आप ऑनलाइन आईडीज का आइडिया ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में इनका आइडिया होना भी जरूरी है। आपको रेपलेट, फायरबेस स्टूडियो, इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरीके से एक ऐप डेवलपर का काम ये ऑनलाइन एडिटर्स इजी कर सकते हैं। हालांकि अभी ये बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, सो आई वोंट प्रीफर यू कि अभी राइट नाउ आप इन पे दिमाग लगाओ,
बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग. सो ओवरऑल अगर मैं एक पिक्चर बताऊं तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके. सेकेंडली VCS का पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट सेटअप करना आना चाहिए. देन लिंक्डइन सोशल प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जानी चाहिए स्टार्टिंग से ही, ताकि जब तक आपका कंप्लीट हो ये माइलस्टोन, सारे इस कोर्स का रोड मैप कंप्लीट हो, मतलब जो भी आप ऐप डेवलपमेंट को किक स्टार्ट कर रहे हो वो जैसे ही कंप्लीट हो तब तक आपकी अच्छी खासी ऑनलाइन प्रेजेंस हो लिंक्डइन के ऊपर. प्रोफेशनल प्रेजेंस कह सकता हूं मैं. ठीक है. देन आपके पास ना बकेट होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की, वो भरी हुई रहनी चाहिए. 20, 25, 30, 35 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, सिंगल पेजेस, मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन, यूज केस के साथ में. देन डेटा मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए आपको. ऑफलाइन डेटा, ऑनलाइन डेटा किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, कहाँ कैसे हैंडल करना होता है, ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, कैशे मैनेजमेंट कैसे होगा, फायरबेस को कैसे यूज करना है. एंड उसके बाद में आता है आपका रिज्यूमे बिल्डिंग एंड पोर्टफोलियो एप्लीकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड मैंने आपको बोला है कि अगर आपको रिज्यूमे बिल्डिंग पे कंप्लीट सेशन चाहिए as an app developer, you can let me know in the comment section. And last but not the least and most important is the use of AI to capitalize overall development and improve your productivity. खोखला नहीं होना है, स्टार्टिंग से AI का यूज नहीं करना है. मैं फिर से बता रहा हूं, आप करेंगे, आप एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, यार ठीक है ये काम कर रहा है ना, मैं क्यों करूं. बट बेसिक्स क्लियर नहीं होने. जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम्स, उतना बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको. क्योंकि AI जब काम करेगा ना तो बेसिक चीजों की तो एरर्स वैसे ही सॉल्व कर देगा, वो एरर्स आने ही नहीं देगा. हम ह्यूमंस हैं, समझ रहे हो, तो हम नए हैं. उसके पास तो डेटा है पहले से, उससे वो एक सॉल्यूशन बिल्ड करेगा. हमारे पास में नहीं है. हम जब बिल्ड करेंगे तो हम 10 और प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे. एंड वो प्रॉब्लम में फंसना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उस समय आप 10 और नई प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करोगे. एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त आप 10 प्रॉब्लम्स का दिमाग में पैटर्न सेट होगा, कैसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इनको कब रिजोल्व करना है और कैसे रिजोल्व करना है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों का आइडिया लेते हुए चले आगे. और इसका आइडिया तभी हो सकता है जब बिना AI को यूज करते हुए प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें. जब आप एक अच्छा खासा चीज बिल्डअप कर ले 3-4 महीने के बाद में, तो लास्ट के जो 2 से 3 वीक्स है ना, वो प्रॉपर AI पे दें कि कैसे हम आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कैसे AI को यूज करके मैं काम को इजी कर सकता हूं. तब डेफिनेटली इट विल हेल्प यू कि यार मुझे ये ऐप बनानी है, इसमें मैं AI को यूज करके ये काम कैसे इजी कर सकता हूँ, ये काम कैसे इजी कर सकता हूँ. तो यू विल बी एक्सप्लोरिंग दोज फंडामेंटल्स जहां पे आप प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हो ऐप डेवलपमेंट के अंदर AI की मदद से. दिस इज द पॉइंट एक्चुअली द कंपनीज आर लुकिंग फॉर इन द डेवलपर, कि AI को कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट करने के लिए. सो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी. एंड फिर से अगर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी, एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा इन 2026 कि आपको कहां से कैसे कब स्टार्ट करना है अपनी ऐप डेवलपमेंट जर्नी को और किस तरीके से प्रोसीड करना है. बस ध्यान रखना, ये फोकस रहना चाहिए आपका. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ में जो कंफ्यूज्ड हैं, ऐप मार्केट में जाना चाहते हैं बट कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, किस रोड मैप को फॉलो करें. तो आपके कलीग्स में कोई है, आपके फ्रेंड्स में कोई है, आपके कजन्स में कोई है, तो डेफिनेटली शेयर दिस लिंक विद देम. योर दिस वन मूव कैन हेल्प इन बूस्टिंग देयर करियर्स. एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार सब्सक्राइब करो, बिकॉज यही तो एक चीज है जो हमको मोटिवेट करती है कि हम कितने लोगों तक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं. सो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग.